आप लोगों को एक सीट भेजी गई थी और वो भी सीट जो थी वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड थी। यद्यपि आप में से किसी ने नहीं लगाया है और लगाया भी है तो हम तक उसका कोई संदेश नहीं है, ये निराशाजनक है। खैर, जिस तरह से भी आप को समझ आ रहा हो वैसे लगाएं। लेकिन प्रयास ये करें कि जो भी क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर किए जाते हैं उनमें आप ट्राई करें। मैंने देखा था कि आप लोग जो हम 2-3 क्वेश्चन आज पोल्स के लिए डाले थे उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कोई काम नहीं किया है, तो काम करिए। उसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा आपको क्लिक करना है, बस इतना ही रिस्पॉन्ड करना है ताकि थोड़ा थोड़ा हम एक्टिव होकर काम कर सकें। और नहीं तो फिर जैसा चल रहा है सो तो चलता ही रहेगा। प्रत्येक द्रव्यमान 2 किलोग्राम डोरी घर्षणहीन डोरी से गुजर रही है। भारों B तथा C को जोड़ने वाली डोरी का तनाव क्या होगा? G दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया सवाल है न्यूटन मैकेनिक्स का। ये मास mg, यहाँ पर एक मास बना हुआ है और फिर इससे एक और लटका हुआ है। ये सेम मास हैं, मास अलग अलग नहीं है, और अलग अलग भी हों तो कोई दिक्कत नहीं है। ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ जो टेंशन काम कर रहा है उसकी वैल्यू बतानी है। आपके पास ऑप्शंस हैं 0 न्यूटन, 13.33 न्यूटन, 1.33 न्यूटन, 20 न्यूटन। ये आपको बताना था। इसमें हमने आपको एक बात बताई थी और वो ये थी कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि टेंशन हमेशा पुली की तरफ होगा। एक मोटा मोटा आइडिया था। और दूसरा आइडिया हमने बताया था कि अगर मास आपके पास 3 है तो टेंशन आपके पास 2 होंगे। यानी सिंपल है कि एक टेंशन यहाँ T1 होगा, चूँकि एक ही बॉडी से हम कनेक्टेड हैं यहाँ पे इस समय। इसी पुली से यह भी है, इसी पुली से यह भी है, इसी रस्सी से यह भी है, यह भी है, तो इसका भी टेंशन इधर ही होगा और जिधर पुली होगी उधर होगा। यहाँ चूँकि इसके बनने का आधार चेंज हुआ है इसलिए एक नया टेंशन पैदा हो जाएगा और वो होगा हमारा T2, राइट। ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम लोग FBD का यूज करते हैं, जिसे हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। और फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि किसी भी पिंड पर कार्य करने वाले परिणामी बल के बारे में जान लेना कि उस बॉडी पर कितने तरह के फोर्सेस एक्टिव हैं, उस समय काम कर रहे हैं। जैसे इस समय आप mg की तरफ देखिए तो आपको लग रहा है कि इसका जो वेट है वो नीचे अप्लाई है, लेकिन फाइनली ये टंग रहा है। इसका मतलब T1 ऊपर काम करेगा, ज़्यादा T1 है तो T1 माइनस mg इक्वल टू फाइनल। यही न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है फॉर बॉडी A। ठीक, अब जरा बॉडी B की तरफ आप अपनी नज़र बनाइए। बॉडी B, तो बॉडी B में ये तो तय है कि ये फाइनली कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ T1 छोटा है, क्योंकि T1 अपवर्ड वर्क तो कर रहा है लेकिन बॉडी तो नीचे जा रही है ना। अब नीचे कौन कौन लेके जा रहा है? इसका मास, इसका वेट है, इसके साथ इसका वेट कितना होगा? mg होगा। यहाँ जो डोरी तनित हो रही है उस डोरी के तनाव का ये वाला हिस्सा नीचे होगा T2, वही हिस्सा इसमें T2 ऊपर होगा लेकिन इसमें T2 नीचे होगा। ये भी आप जानते हैं क्योंकि वो तन नीचे रहा है। इसके लिए आप कहेंगे ये ऊपर तनित हो रहा है इसलिए इसमें T2 ऊपर हो गया। तो इस समय इस बॉडी में कौन कौन वर्क कर रहा है? इस बॉडी में वर्क कर रहा है हमारा T1, T2 और इस बॉडी का मास का वेट तो हम बता देंगे फॉर बॉडी B T2 प्लस mg माइनस T1 इक्वल टू ma। ये क्योंकि इस समय T1 कहाँ है? T1
अपोजिट है और कम है इसलिए माइनस करना पड़ा। और ma तो तब यूज होता है जब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। अब आ जाइए फॉर बॉडी C। फॉर बॉडी C क्या होगा, इसमें T2 ऊपर है और mg नीचे है, फाइनली ये बड़ा है तो आप कहेंगे mg माइनस T2 इक्वल टू ma। अगर यहाँ से अगर किसी तरह से हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये वैल्यू कट जाएगी। तो इसको हम काट देते हैं, तो ये हो जाएगा mg प्लस mg, 2mg रखिए या mg ही बनाए रखिए, mg प्लस mg माइनस T1 इक्वल टू 2ma। ओके, और यहाँ से आप क्या करेंगे, mg माइनस T1, तो T1 माइनस mg ma के इक्वल है, तो mg माइनस T1 माइनस ma के इक्वल हो जाएगा। तो mg माइनस ma इक्वल टू 2ma, ये वैल्यू इधर जाएगी, दैट विल बी 3ma इक्वल टू mg एंड a इक्वल टू g बाई 3। a इक्वल टू g बाई 3, और हमें बताना क्या था, हमें ये टेंशन T2 बताना था। तो यहाँ पर हम जो है T2 की वैल्यू, a की वैल्यू रख देंगे mg माइनस T2 इक्वल टू mg बाई 3। तो यहाँ से T2 इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस mg बाई 3, और यहाँ T2 इक्वल टू आ जाएगा T2 इक्वल टू 2mg बाई 3, 2 बाई 3 इंटू जी की वैल्यू 10 है, और मास हमारा 2 kg दिया हुआ है, तो टोटल आएगा 40 बाई 3 मीन्स 13.33 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम व 40 ग्राम द्रव्यमान की 2 गोलियां 20 मीटर प्रति सेकंड व 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गतिमान हैं। यदि दोनों गीली मिट्टी की दीवार से टकराएं तो दोनों बराबर प्रवेश करेंगी। P अधिक प्रवेश करेगी, Q अधिक प्रवेश करेगी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कौन ज़्यादा प्रवेश करेगा और कौन कम प्रवेश करेगा, यह डिपेंड करता है उनके मोमेंटम पर कि उनका मोमेंटम कितना है, क्योंकि मोमेंटम डिसाइड्स फोर्स, मोमेंटम डिसाइड्स काइनेटिक एनर्जी, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, गहराई भी ज़्यादा तय होगी। मीन्स फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द ओनली मोमेंटम। जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा वही ज़्यादा दूर तक जाएगा, जिसका मोमेंटम कम होगा वो कम दूर तक जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम व 40 ग्राम द्रव्यमान की 2 गोलियां। इट मीन्स m1 इक्वल टू 10 ग्राम, m2 इक्वल टू 40 ग्राम। इट्स स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड विदाउट चेंजिंग द यूनिट्स बिकॉज द बाथ आर इन द सेम कंडीशन। अगर ये ग्राम में है तो फिर यह भी ग्राम में है, अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो ये भी मीटर पर सेकंड में है। तो इसी यूनिट में मोमेंटम कैलकुलेट कर लीजिए। इसका मोमेंटम क्या आने वाला है, इसका मोमेंटम आने वाला है 200 ग्राम मीटर पर सेकंड, और इसका मोमेंटम आने वाला है 40 गुणा 5 मतलब 200 ग्राम मीटर पर सेकंड। बोथ मोमेंटम आर इक्वल। इसका सीधा मतलब हुआ चूँकि दोनों के मोमेंटम बराबर हैं इसलिए दोनों बराबर गहराई तक प्रवेश करेंगे। अगला क्वेश्चन है वेग u से गतिमान द्रव्य। ये अच्छा सवाल है, और ये सवाल शायद हम आपको एक बार करा चुके हैं और नहीं भी कराए हैं तो आप देख लीजिए। अगर आपने इसमें प्रयास किया होगा तो शायद आपको कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा, और अगर आपने ठीक प्रयास किया होगा तो एक तो आ ही गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आपको ऑप्शंस में डाउट लग रहा होगा कि नहीं ये ऑप्शन गलत लिखे गए हैं। वेग u से गतिमान द्रव्यमान m का एक पिंड विराम में स्थित एक समरूप पिंड से टकराता है। समरूप पिंड का मतलब उसी फॉर्म की एक दूसरी बॉडी से टकराता है। दोनों परस्पर चिपककर v वेग से चलना प्रारंभ करते हैं तथा फ्रिक्शन F के कारण s दूरी चलकर विराम में आ जाते हैं। तब सीधी सी बात यह है कि
एक ये कोई बॉडी है और ये u स्पीड से जा रही है, यहाँ सेम बॉडी से टक्कर करती हैं, फिर दोनों चिपक जाती हैं और दोनों v स्पीड से जाती हैं और यहाँ उन्हें कोई एक वॉल मिलती है और इस वॉल में चूँकि आगे मान लो गीली वॉल है तो यहाँ फ्रिक्शन काम करता है और फिर ये जा कर के s दूरी जा कर के रुक जाती है, राइट। तो फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन हमारा है कैपिटल F और डिस्टेंस कितनी तय हो रही है, दूरी कितनी तय हो रही है, दूरी तय हो रही है हमारी s, राइट। हमें रिलेशन बताना है 2u इक्वल टू v, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास mu स्क्वायर इक्वल टू 2fs और चौथा ऑप्शन है हमारे पास mu स्क्वायर इक्वल टू 4fs। इनमें से किसी एक इक्वेशन की तरफ हमारा मन कर रहा होगा कि नहीं ये वाला सही लग रहा है लेकिन इसमें 4 की जगह 8 होना चाहिए, या ये वाला आपको सही लग सकता है, या ये वाला। डायमेंशनली यहाँ हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सबकी डायमेंशंस बराबर हैं। अगर यहाँ देखें तो इस बच्चे के डायमेंशन बराबर हैं क्योंकि ये भी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है, ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है, ये वर्क है तो ये भी वर्क है, उसी तरह से ये एनर्जी है तो ये भी। कुल मिला करके आप देखेंगे तो सभी कंडीशंस आपको सेम दिखेंगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कैसा है, ये इन इलास्टिक परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है जिसे हम अप्रत्यास्थित संघट्ट कहते हैं, जिसमें बॉडीज कोलिजन करने के बाद एक दूसरे से चिपक करके साथ में चलना शुरू करती हैं, वो इन इलास्टिक कोलिजन है। हम जानते हैं कि चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, इन एवरी कंडीशन ऑफ द कोलिजन इफ द टेम्परेचर इज नॉट चेंज्ड देन द लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज कंजर्व्ड। रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहेगा, इसका मतलब टक्कर के पहले जितना मोमेंटम था टक्कर के बाद भी उतना मोमेंटम रहेगा। तो आप लगाएंगे रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी। क्या होगा, टक्कर के पहले mu और एक तो रुका ही हुआ था तो काम है ख़त्म, टक्कर के बाद चिपक जाते हैं, स्पीड v हो जाती है, तो यहाँ से mu बराबर आएगा 2mv, ये कैंसिल हुआ, u बराबर 2v आएगा, ये उल्टा दिया हुआ है तो पहला तो गलत हो गया। दूसरी चीज़, अब संयुक्त ऊर्जा कितनी बचेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, चूँकि इसी काइनेटिक एनर्जी के कारण ही वो घर्षण F में s दूरी जाकर के रुकेगा। क्या लिखा हुआ है, चलना तथा घर्षण बल F के कारण s दूरी चलकर विराम में आ जाता है, यस। तो वो जो घर्षण बल F के कारण जो s दूरी चल के विराम में आएगा वो एक्चुअली वर्क जो होगा वो इसी काइनेटिक एनर्जी के कारण होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ टोटल द्रव्यमान इस समय कितना है अपने पास 2m है इंटू वी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और आएगा mv स्क्वायर, है ना। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जब वर्क डन इसके बराबर हो जाएगा तब काम हो जाएगा। अब एक बात समझिए, इतनी काइनेटिक एनर्जी है और सडनली पूरा फ्रिक्शन काम नहीं करता है। s दूरी चलने का मतलब है कि फ्रिक्शन ग्रेजुअली वर्क कर रहा है, इकट्ठे जीरो नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सर इसका fs हो सकता है, अब ये हमारा fs हो जाएगा, तो जब ये fs हो जाएगा fs और बराबर ये mv स्क्वायर, m v की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं u/2 तो u स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और ये आंसर आएगा mu स्क्वायर इक्वल टू 4fs। ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान m का कोई एक पार्टिकल है,
मॉस m का कोई एक पार्टिकल है, मास m का एक पार्टिकल विराम अवस्था में है, m1 और m2 के दो कणों में क्षय हो जाता है जिनके अशून्य वेग हैं। मतलब एक बॉडी दो भागों में स्प्लिट हो जाती है और वो बॉडी पहले विराम अवस्था में है, रेस्ट में है। अब फिर अगर स्प्लिट होती है और यहाँ पर जो है फिर दोबारा दो भागों में टूटे, अचानक विस्फोटित हो जाए, तो ऐसी दशा में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अब इसका एक टुकड़ा ऐसे, एक टुकड़ा कहीं ऐसे हो गया, तो हम बता देंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जब कभी भी कोई बॉडी सडनली फट जाए, एक्सटर्नल फोर्स वहाँ कोई ना काम करे, बिकॉज dp/dt होता है F एक्सटर्नल के बराबर, और यहाँ बाहरी बल 0 है क्योंकि अचानक फटने का मतलब कोई बाहरी बल वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब dp = 0 हो गया। dp = 0 होने का मतलब देयर इज़ नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या रहने वाला है? कंजर्व रहेगा। तो जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो जब फटा नहीं था तब इसका मॉस आप मान लीजिए m = फटने के बाद इसका एक मॉस m1 हो गया, u1 + m2 u2, है ना। तो ये 0 हो गया। इसको मोमेंटम मान लीजिए p1 = p2। आप एक बात समझ पाएँ, एक बात तय है कि फटने के बाद दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे, बिकॉज देयर इज p1 = -p2 वेक्टर, राइट। यानी दोनों के मॉडुलस में अगर हम मोमेंटम देखें तो मोमेंटम सेम है। क्वेश्चन एक नोट हमसे पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा = h/p होता है। चूँकि मोमेंटम दोनों के सेम है, इसलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी दोनों की वही होंगी, रेशियो आएगा 1:1। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ में। इतना आप लोग पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।